Welcome, book reading marathoners. Welcome back to part 3 of the psychology of money. दोस्तों, अब तक हमने माइंडसेट, लक, फ्रीडम, स्टेटस डिस्कस किया. अब हम आते हैं एक डेंजरस इल्यूजन पर. जो दिखता है वही वेल्थ है. ये एक इल्यूजन है और ऑथर यहां सब कुछ उल्टा कर देते हैं. चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 9 की तरफ. Wealth is what you don't see. सबसे पंचलाइन टाइप आइडिया है कि वेल्थ वो है जो आप देख नहीं सकते, जो खर्च नहीं हुआ, जो इन्वेस्ट हुआ, जो क्वालिटी ग्रो हो रहा है, जो चीजें आप देख नहीं रहे हो. ये फैंसी कार, बिग ब्रांडेड क्लॉथ्स, लेटेस्ट गैजेट्स, ये मोस्टली एक्सपेंस होते हैं, वेल्थ नहीं होते. तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि वेल्थ एक्चुअली होता क्या है. चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं. एक आदमी है जो सिंपल कपड़े, नॉर्मल कार पर घूमता है और उसके पास 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, एफडी है, इमरजेंसी फंड है, सब सेट है. ये होता है वेल्थ. दूसरा आदमी है, वो हर चीज़ लेटेस्ट वर्जन ले रहा है पर उसके पास सेविंग नेग्लिजिबल है. तो आप बताइए कि इनमें से, इन दोनों में से कौन वेल्दी है. तो दोस्तों, जो दिख नहीं रहा है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, वो ज़्यादा वेल्दी है, भले देखने में वो कम दिखे. तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को देखो और सोचो क्या रिच लग रहा है, याद रखो रिच दिखना अलग है लेकिन रिच होना अलग है. तो दोस्तों, आज का जो एक्शन पॉइंट होगा वो है अपने खुद के लाइफस्टाइल को देखिए. मैं कितना स्पेंड सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं. अगर इसमें से 10 to 20% भी सेविंग इन्वेस्ट करूं तो 5 से 10 साल बाद क्या डिफरेंस पड़ेगा. तो दोस्तों, ये सोचने पर हमें पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट से क्या फ़ायदा हो सकता है और हम कैसे एक लॉन्ग टर्म में वेल्दी बन सकते हैं. चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 10 की तरफ. सेव मनी. ऑथर के का सीधा और पावरफुल मैसेज है, सेविंग इज नॉट ऑप्शनल, इट्स नॉन निगोशिएबल. इनकम चाहे हाई हो या लो, जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो वो है आपका स्पेंडिंग और सेविंग का गैप. दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि जब सैलरी बढ़ेगा तब सेव करेंगे, पर सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी साथ साथ बढ़ जाता है और सेविंग फिर से बैक सीट पर चली जाती है. एक आदमी जिसका 30 के सैलरी है और 30 के सैलरी होने पर वो बंदा सोचता है कि अगर 60 के मिल जाए तो मस्त सेविंग करूंगा. अब 60 के आने के बाद नया फ़ोन, बेटर रेंटल फ्लैट, ज़्यादा आउटिंग्स और एंड रिजल्ट्स, फिर भी सेविंग नहीं हो पाई. तो दोस्तों, याद रखिए, सेविंग एक हैबिट है. अमाउंट्स बाद में बढ़ सकता है, आपके स्पेंडिंग्स बढ़ सकते हैं और आप ज़्यादा अर्न करने पर भी सेव नहीं कर पाएंगे. तो डिसाइड करिए अ फिक्स परसेंटेज, जैसे 10% या 15%, जो आप हर महीने सेव करोगे, चाहे कुछ भी हो. दोस्तों, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले सेव बाद में स्पेंड. जो बचेगा उसे सेव करूंगा. इस माइंडसेट से हट के पहले सेव करूंगा, जो बचेगा उसे स्पेंड करूंगा पे शिफ्ट होना जरूरी है. चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 11 की तरफ. रीजनेबल इज मोर देन रेशनल. फाइनेंस में लोग बोलते हैं रेशनल बनो, इमोशंस हटाओ. ऑथर कहते हैं रेशनल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनेबल होना. इसका मतलब क्या है. दोस्तों, आपका फाइनेंशियल प्लान स्प्रेडशीट जैसे परफेक्ट नहीं होगा. इमोशंस, फियर्स, फैमिली, कल्चर सब मिक्स होंगे और इन्हें होने भी देना चाहिए.
ऑथर ने कुछ एग्जाम्पल से भी समझाया है। जैसे थ्योरी के हिसाब से आपको मैक्सिमम इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म रिटर्न हाई हो। पर अगर आप हर बार मार्केट गिरने पर रात को सो नहीं पाते, पैनिक में बीच में उठ जाते हो, तो फिर वो प्लान आपके लिए प्रैक्टिकली रॉन्ग है, क्योंकि हमें इन्वेस्ट करना है, पैनिक नहीं करना। तो बेटर आइडिया क्या होगा? थोड़ा कम रिटर्न सही, पर ऐसा पोर्टफोलियो जो आप कामली होल्ड कर सको लॉन्ग टर्म तक। लॉन्ग टर्म गिव्स कंपाउंडिंग इफेक्ट, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, यहाँ हमें ये लेसन मिलता है कि आपका बेस्ट फाइनेंशियल प्लान वो है जो आप लॉन्ग टर्म फॉलो कर पाओ, नॉट नेसेसरीली जो मैथमेटिकली परफेक्ट हो। तो चलिए अब इसके ऊपर हम कुछ एक्शन पॉइंट्स देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं? अपने इन्वेस्टमेंट को चेक करिए। क्या मैं इन्हें 10 साल होल्ड कर सकता हूँ बिना रोज टेंशन लिए? और अगर ऐसा नहीं है तो पोर्टफोलियो को थोड़ा सेफर या सिंपलर बनाना जरूरी है। हमें अपने वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ उसे एक नॉर्मल जिंदगी के साथ लेकर चलना भी जरूरी है। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 12 की तरफ, सरप्राइज। इस चैप्टर का मैसेज है, फ्यूचर हमेशा सरप्राइज करेगा। जो चीजें हम आज ऑब्वियस मान रहे हैं वो 10 साल बाद गलत निकल सकती है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी सब चेंज होते रहते हैं। हम अगर कुछ हाल के एग्जाम्पल्स को देखें, क्या 2005 में किसी ने सोचा था कि एक ऐप लाइक यूपीआई, पेटीएम, फोन पे कैश को इतना रिप्लेस कर देगा? किसी ने नहीं सोचा था। क्या 2018 में हर किसी ने कोविड लेवल डिस्ट्रप्शन प्रेडिक्ट किया था? नहीं किया था। किसी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। जो लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, मार्जिन ऑफ एरर और एडेप्टेबिलिटी होना जरूरी है। तो इस चैप्टर से हमें कुछ एक्शन पॉइंट्स सीखते हैं। जैसे अपने प्लान में ये लाइन मेंटली ऐड कर दीजिए कि अगर कल का वर्ल्ड डिफरेंट निकला तो मैं कैसे एडजस्ट करूंगा। अपना बैकअप प्लान जरूरी है। तो दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 3। आज के इन 4 चैप्टर से हमने ये सीखा है कि वेल्थ ज़्यादातर उन चीज़ों में होती है जो दिखती नहीं है। जो दिखती है वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। सेविंग एक सुपर पावर है, इनकम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए हमें पहले सेव कर लेना चाहिए, उसके बाद जो बचा उसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसे हम खर्च कर सकते हैं। परफेक्ट नहीं, प्रैक्टिकल फॉलो हो सकने वाला, जो प्रैक्टिकली फॉलो हो सके वो प्लान ज़्यादा वैल्यूएबल है। फ्यूचर हमेशा सरप्राइज करेगा, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी और ह्यूमिलिटी जरूरी है। तो दोस्तों, आज एक छोटा टास्क लीजिए। अपने खर्चों की एक लिस्ट बनाइए। 3 ऐसे एक्सपेंसेस सर्किल करिए जो सिर्फ दिखावा या इंपल्स के लिए होती हैं, और इन 3 खर्चों को या तो आप कम करें या इसे बंद कर दें। डिसाइड करिए कि इनमें से एक को नेक्स्ट मंथ से रिड्यूस या रिमूव करेंगे। दोस्तों, ग्रुप में शेयर करिए कि ये एक एक्सपेंस मैं कट कर रहा हूं टू बिल्ड इनविजिबल वेल्थ। तो दोस्तों, अब इसके बाद आ रहा है हमारा पार्ट 4, जहां बात होगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पार्ट 4 में हम देखेंगे आप फ्यूचर में कैसे चेंज होंगे, हर चीज की हिडन कॉस्ट क्या है, और अपने मनी माइंडसेट को हम और आगे लेकर के जाएंगे। और क्या हर आदमी का मनी गेम अलग है?
दोस्तों हमारा पार्ट 4 जो है वो द साइकोलॉजी ऑफ मनी के समरी का पार्ट 4 होगा और फाइनल पार्ट होगा। ये फाइनल पार्ट आपको पूरी बुक का माइंडसेट एक फ्रेम में दे देगा। तो मिलते हैं पार्ट 4 में। इस बुक रीडिंग मैराथन द रीड एंड राइट चैलेंज का हिस्सा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।